व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने लाइफ एंड एकेडमिक स्किल्स का पार्ट 1 जिसमें 50 एमसीक्यूज शामिल थे वो अपलोड किया था। आज की हमारी ये वीडियो लाइफ एंड एकेडमिक स्किल्स का पार्ट 2 है और इसमें 51 एमसीक्यूज से लेकर 100 तक, यानी कि पहले 50 एमसीक्यूज हम अपलोड कर चुके हैं, तो अब ये नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हैं। आइए हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारा, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इज के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 क्या है भैया? क्रिमिनल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर है, फैमिली प्रोसेस है, एविडेंशियल प्रोसेस है। तो इसका जवाब है कि ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। अगर कोई क्रिमिनल मैटर होगा तो फिर उसमें इस जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको फिर अडॉप्ट किया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज, पाकिस्तान पिनल कोड इज सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, एविडेंशियल लॉ, फैमिली लॉ। तो इसका जवाब है सब्सटेंटिव लॉ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है और पीपीसी ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पाकिस्तान पिनल कोड वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान पिनल कोड किस साल में बनाया गया था? इसकी एनेक्टमेंट कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1860। 1860 में पाकिस्तान पिनल कोड की एनेक्टमेंट हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नो पुलिस ऑफिसर shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी शख्स को विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया है तो वो उसे अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, बल्कि इससे पहले उसे मजिस्ट्रेट, जो भी इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसे पेश करना लाजमी होगा। Every warrant of arrest shall remain in force until it is executed। कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो उस वक्त तक इन्फोर्स रहेगा जब तक कि उसे एग्जीक्यूट नहीं करा लिया जाता, जब तक कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो जाता। हाँ, जब उस पर अमल दरामद हो जाएगा तो फिर जो वो वारंट ऑफ अरेस्ट होगा फिर वो उसकी कोई फोर्स, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। Every investigation after completion shall be forwarded to the magistrate by officer in charge of police station through public prosecutor। कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब उसे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसके बाद वो जो मुताल्लिका उस थाने का एसएचओ होगा उसके थ्रू जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू। एफआईआर अंडर सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर, कहते हैं कि एफआईआर से मुराद क्या होता है? जिस तरह के सीआरपीसी में लिखा हुआ है, तो एफआईआर से मुराद होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का एब्रीविएशन है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान पिनल कोड इज पिनल लॉ। पाकिस्तान पिनल कोड बेसिकली एक पिनल लॉ है जिसमें मुख्तलिफ क्राइम्स और उनकी पेनल्टीज उसके अंदर जिक्र की गई हैं। नेक्स्ट है, एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड विद डेथ इज। कोई जुर्म जिसकी सजा, कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा पाकिस्तान पिनल कोड में डेथ लिखी हुई है, तो ऐसा जो ऑफेंस है वो क्या कहलाता है? ऐसा ऑफेंस कहलाता है हीनियस ऑफेंस। इसके बाद है, एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड विद 5 years इज मेजर ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस ऐसा है कि जिसकी पाकिस्तान पिनल कोड में जो सजा है, पनिशमेंट है, वो अगर 5 साल तक है तो फिर ऐसा ऑफेंस मेजर ऑफेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड विद 2 years इज माइनर ऑफेंस। अगर कोई जुर्म ऐसा है जिसकी सजा पाकिस्तान पिनल कोड में 2 साल तक के है तो वो फिर माइनर ऑफेंस कहलाता है। याद रख लें कि अगर किसी जुर्म की सजा अगर 2 साल तक होगी तो फिर वो माइनर ऑफेंस होगा,
अगर उसकी सज़ा 5 ईयर्स तक की होगी तो फिर वो मेजर ऑफेंस होगा, और अगर उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी होगी तो फिर वो हीनियस ऑफेंस होगा। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 एक्सटेंड्स टू द होल पाकिस्तान। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है ये पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड हु मे बी डेल्ट विद फॉर एन ऑफेंस इन अ मैनर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। जुवेनाइल से मुराद होता है कि एक ऐसा बच्चा कि अगर वो कोई ऑफेंस कर देगा तो हम उसे उस तरह डील नहीं करेंगे, उस तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि जिस तरह के हम एक एडल्ट को करते हैं। Every juvenile or a child who is victim of an offense shall have the right of legal assistance at expense of state। कहते हैं कि सारे के सारे जुवेनाइल या चाइल्ड जो कि अपना कोई ऑफेंस कर लेते हैं और ना, तो फिर उन्हें लीगल असिस्टेंस चाहिए होती है किसकी? स्टेट की। इसके बाद है on taking cognizance of an offence the juvenile court shall decide the case within 6 months। जब कोई जुवेनाइल का कोई मैटर होगा, उसने कोई अगर कोई ऑफेंस वगैरह कर लिया है और जब वो जुवेनाइल कोर्ट में चला जाएगा तो जुवेनाइल कोर्ट उस फैसले का जो डिसीजन है विदिन 6 मंथ करेगी। इसके बाद है नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ जुवेनाइल ऑफेंडर द अपील मे बी प्रेफर्ड बाय द गार्डियन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द जुवेनाइल। अगर कोई जुवेनाइल ऑफेंडर है, कोई यानी कि बच्चा है और उसने कोई जुर्म किया है और उसको फिर सजा हो गई है, तो उस सजा के खिलाफ जो अपील होगी वो गार्डियन करेगा, उस जुवेनाइल का गार्डियन करेगा और उस जुवेनाइल के बिहाफ पर करेगा। नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेनेट इज चेयरमैन। कि सेनेट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सेनेट में जब कोई सेशन होता है तो उसको जो प्रिजाइड करता है जो ऑफिसर, वो चेयरमैन कहलाता है, चेयरमैन ऑफ सेनेट। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली इज स्पीकर। और नेशनल असेंबली के जो सेशंस होते हैं उन्हें जो प्रिजाइड करता है ऑफिसर, उसका नाम स्पीकर है। मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ सेनेट इज 30 ईयर्स। अगर कोई शख्स सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स हो। मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ नेशनल असेंबली इज 25 ईयर्स। और अगर कोई शख्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज 25 ईयर्स। अगर कोई शख्स एमपीए बनना चाहता है, एमपीए का ना जी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का, तो फिर उसके लिए लाजमी है कि उसकी एज कम से कम 25 ईयर्स हो। रिटायरिंग एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज 62 ईयर्स। अगर कोई शख्स हाई कोर्ट का जज है तो उसकी जो रिटायरिंग एज है वो 62 ईयर्स है। रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके लिए रिटायरिंग एज 65 ईयर्स यानी कि 65 साल है। Which is the apex court of पाकिस्तान। पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट कौन सी है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है पाकिस्तान की? तो इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। Which court consists of a chief justice and 16 other judges। पाकिस्तान में वो कौन सी कोर्ट है जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और उसमें 16 जजेस और होते हैं, इन पर मुश्तमिल होती है टोटल 17 जजेस पर। तो इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और 16 जजेस होते हैं। विच कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980। पाकिस्तान में वो कौन सी कोर्ट है जो कि 1980 में एस्टेब्लिश की गई थी? तो इसका जवाब है फेडरल शरीयत कोर्ट। ये 1980 में बनाई गई थी। द जजेस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फेडरल शरीयत कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी रिटायरिंग एज इस तरह नहीं है जिस तरह के हाई कोर्ट जजेस की होती है 62 ईयर्स, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज
65 ईयर्स होती है, बल्कि फेडरल शिल्ड कोर्ट का जो जज होता है उसे बेसिकली 3 ईयर्स के लिए वहां पर अपॉइंट किया जाता है। यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ड्यूरेशन है आमतौर पर वो 5 साल होता है। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुकर्रर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है। यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ सेनेट इज 6 ईयर। पाकिस्तान में सेनेट का जो ड्यूरेशन है, जो एक सेनेटर है वो आमतौर पर 6 साल के लिए अपॉइंट होता है, 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज 5 ईयर्स। पाकिस्तान में जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनका जो आमतौर पर जो दौरानिया है वो 5 साल का होता है। अगर इससे पहले प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व ना कर दिया जाए या फिर जो एमपीए है वो खुद अगर अब रिजाइन नहीं दे देगा या फिर उसकी कोई ना डेथ वगैरह ना हो जाए तो वो फिर आमतौर पर अदरवाइज 5 ईयर्स उसका ड्यूरेशन होता है। यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज 5 ईयर्स। इसी तरह जो एमएनए होता है उसका ड्यूरेशन भी 5 साल ही होता है अगर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व ना कर दिया जाए बिफोर दी टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मिनिमम एज फॉर वोटर इन पाकिस्तान इज 18 ईयर्स। पाकिस्तान में जो शख्स वोट कास्ट करना चाहता है तो उसके लिए कम अज कम जो उसकी एज है वो 18 ईयर्स है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा वोट कास्ट नहीं कर सकता। मिनिमम एज फॉर गवर्नर इन पाकिस्तान इज 35 ईयर्स। पाकिस्तान में जो शख्स भी गवर्नर बनना चाहता है किसी भी प्रोविंस का तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी एज कम अज कम 35 ईयर्स हो। मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज 45 ईयर्स। और पाकिस्तान में जो शख्स प्रेसिडेंट बनना चाहता है या उसके इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसकी एज कम अज कम 45 ईयर्स हो। मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान इज 25 ईयर्स। पाकिस्तान में जो शख्स वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी एज कम अज कम 25 ईयर्स हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हेड कौन होता है? तो उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। Which court serves as the highest appellate court for each province in Pakistan? पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस हैं हर प्रोविंस की जो हाईएस्ट एपलेट कोर्ट है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर ट्राइंग टू कमिट अ क्राइम बट फेलिंग टू कंप्लीट इट। अगर कोई शख्स कोई जुर्म करने की, कोई क्राइम करने की कोशिश करता है लेकिन उसे जुर्म को मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता, नाकाम रहता है, तो इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? तो इसका जवाब है, इसको कहा जाता है अटेम्प्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स। किसी दूसरे शख्स के कंप्यूटर सिस्टम तक एक्सेस हासिल करना इल्लीगल तौर पर, इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? तो इसे कहा जाता है हैकिंग। किसी शख्स का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खा अपना किसी भी तरीके से हो उसको तक अगर हम उसकी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वहां तक अगर हम अनऑथराइज्ड एक्सेस के जरिए अगर हम कोई शख्स पहुंचता है तो इसको हैकिंग कहा जाता है। व्हाट क्राइम इन्वॉल्व्स इंटेंशनली डिसीविंग अदर्स टू गेन समथिंग ऑफ वैल्यू। अगर कोई शख्स दूसरे से किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट, कोई वैल्यूएबल कोई थिंग हासिल कर लेता है, किस तरह हासिल करता है? इंटेंशनली डिसीविंग, जानबूझकर उसे डिसीव करके, उसे धोखा देकर। कोई शख्स अगर किसी शख्स से धोखाधही के जरिए कोई चीज हासिल करता है तो इसे फिर फ्रॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच क्राइम इज द अनलॉफुल किलिंग ऑफ एन अदर पर्सन। किसी दूसरे शख्स को इलीगल तरीके से, इलीगल वे में किल कर देना, उसका मर्डर कर देना, ये कौन सा जुर्म है? तो इस जुर्म का नाम है होमिसाइड। नेक्स्ट है, विच फेडरल एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग
फेडरल क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल के क्राइम्स हैं और साइबर क्राइम्स हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन किस एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका जवाब है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं या फेडरल के जो लेवल के जो क्राइम्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन FIA करती है। What legal framework describes the procedural aspects of the investigation and trial of criminal cases in Pakistan? पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनका ट्रायल और उनकी इन्वेस्टिगेशन के जो मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, जो उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन सा कानून बयान करता है, उस कानून का नाम क्या है? तो उस कानून का नाम है CRPC। CRPC मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 पाकिस्तान में एक ऐसा कोड है जो कि क्रिमिनल मैटर्स की जो उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनके ट्रायल और उनका जो प्रोसीजर है, वो सारा का सारा इस CRPC में लिखा हुआ है कि पुलिस की क्या पावर्स हैं, मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स हैं, सेशन कोर्ट्स की क्या पावर हैं, हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। Who heads the police force in each province of Pakistan? पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, उन तमाम सूबों में जो पुलिस फोर्स है, उसका हेड कौन होता है? पुलिस के हेड को क्या कहा जाता है प्रोविंशियल लेवल पर? तो उसे कहा जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP। IGP मीन्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट MCQ है which legal code defines criminal offenses and prescribes penalties for various crimes in Pakistan? पाकिस्तान में वो कौन सा कानून है या वो कौन सा कोड है जो कि डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं, क्रिमिनल मैटर्स को डिफाइन करता है कि भी कौन सा जुर्म है और कौन सा जुर्म नहीं है, और इसके अलावा उन क्राइम्स को डिफाइन करने के बाद उन मुख्तलिफ क्राइम्स की जो मुख्तलिफ पनिशमेंट्स हैं, जो उनकी सजाएं हैं, वो भी उनको भी डिस्क्राइब करता है, उन्हें भी प्रेस्क्राइब करता है। तो उस कोड का नाम है PPC। PPC मीन्स पाकिस्तान पिनल कोड 1860। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 ऐसा कोड है जिसमें मुख्तलिफ क्राइम्स और उनकी सजाएं दर्ज की गई हैं। Who is responsible for the management and administration of prisons in Pakistan? पाकिस्तान में जो प्रिजन्स हैं, यानी कि जो जेल खाना जात हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका जवाब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जो मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जेल खाना जात का इंतजाम और इंतजाम संभालें। What term is used for individuals under the age of 18 who commit crimes and are subject to a separate juvenile justice system? कहते हैं कि जो लोग अंडर 18 ईयर्स हों, वो अगर कोई ऑफेंस करेंगे, कोई कमिट करेंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, और जिनके लिए सेपरेट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी के तहत उनका जो ना ट्रायल वगैरह होता है। तो ऐसे जो ऑफेंडर्स होंगे वो कहलाएंगे जुवेनाइल ऑफेंडर्स। इसके बाद है व्हाट इज द टर्म फॉर द फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट्स दैट हार्म द रेपुटेशन ऑफ एन अदर पर्सन? कोई भी गलत बात किसी के बारे में बोलकर कहना और जिससे कि दूसरे शख्स की जो रिप्यूट है, उसकी जो इज्जत नफ्स है, उसको नुकसान हो, तो इसके लिए फिर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? तो इसको कहा जाता है स्लैंडर। अगर कोई शख्स बोलकर बाय वर्ड किसी को अगर डिफेम करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो स्लैंडर यूज की जाती है कि उसने स्लैंडर का क्राइम किया है, क्राइम ऑफ स्लैंडर उसने कमिट किया है। सेकंड लास्ट हमारा MCQ है व्हेन वाज द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर एस्टेब्लिश्ड? कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर कब एस्टेब्लिश की गई थी, कब इसे चार्टर मिला था? तो इसका जवाब है 1975। 1975 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर
जामिया अब्बासिया से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनी थी और इसे पंजाब गवर्नमेंट ने इसको चार्टर दिया था, इसका एक्ट पास हुआ था। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा, व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। अगर कोई शख्स इसकी वेबसाइट विजिट करना चाहता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की, तो फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? तो इसका जवाब है www.iub.edu.pk। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 1973 के हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, उसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था जिसमें 50 एमसीक्यूज हैं और हमने 250 एमसीक्यूज मजीद उसके अपलोड करने हैं। उसके 6 टोटल उसके यानी कि ना पार्ट 6 होंगे, जिनमें से एक अपलोड हो गया तो बाकी बच गए 5 पार्ट्स। तो 50 एमसीक्यूज के मजीद 5 पार्ट्स अपलोड होंगे। तो आप हमारे साथ इन टच रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें, ताकि बाद में आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा अगर कोई दोस्त लॉ एडमिशन टेस्ट या लॉ गेट की अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर रब्ता करके भरपूर तरीके से तैयारी कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा